आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो है एडोलेसेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था है, इसका जो टाइम पीरियड है ये 12 से 18 वर्ष तक का होता है। जब बालक 12 से 18 वर्ष का होता है तो उसे हम किशोर कहते हैं, और उस किशोर के विकास में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं वो हम एडोलेसेंस डेवलपमेंट में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में आखिरी स्टेज होती है। सबसे पहले थी इन्फेंसी, शैशवावस्था, फिर उसके बाद थी अर्ली चाइल्डहुड, फिर उसके बाद हमने देखी लेटर चाइल्डहुड, और फिर उसके बाद आती है हमारी एडोलेसेंस, जिसको हम कह रहे हैं किशोर अवस्था। इन्फेंसी से पहले हमने प्री नेटल स्टेज के बारे में भी डिस्कस किया था। प्री नेटल स्टेज है वो माँ के गर्भ में जब बालक होता है, 40 वीक की होती है, 40 सप्ताह की होती है। इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष का टाइम पीरियड होता है। फिर अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, और लेटर चाइल्डहुड है वो 6 से 12, और एडोलेसेंस है ये 12 से 18 वर्ष तक होता है। एडोलेसेंस पे आकर बाल विकास की स्टडी बंद हो जाती है, क्योंकि बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट है वो 0 से 18 वर्ष तक की स्टडी होती है। बाल विकास है वो 0 से 18 वर्ष का होता है, लेकिन डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। डेवलपमेंट है वो वोम्ब टू टोम्ब जाता है, ये हमें पता है। तो आज हम बात करेंगे एडोलेसेंस के बारे में। एडोलेसेंस है ये जो स्टेज होती है, इसको हम ट्रांजिशनल टाइम पीरियड कहते हैं। ट्रांजिशनल बिटवीन किसकी चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। इसको हम किशोर अवस्था बोलते हैं। ये जो किशोर अवस्था होती है, यहाँ पर जो बालक है वो अभी बचपन की स्टेज से बाहर आता है। वो अभी ना तो छोटा बालक रहा है और ना ही वो अब वयस्क हो गया है। जो बीच की स्टेज होती है वो क्या होती है, एडोलेसेंस होती, किशोर अवस्था होती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो ट्रांजिशनल टाइम पीरियड है उसे क्या कहते हैं, उसे एडोलेसेंस कहते हैं। किशोर अवस्था है, इसका टाइम पीरियड 12 से 18 वर्ष तक होता है। किशोर अवस्था को बहुत सारे अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे इसको गोल्डन एज कहा गया, इसको गोल्डन एज भी कहा गया है, इसको स्प्रिंग एज भी कहा गया है, स्प्रिंग एज, इसको वसंत काल भी कहा गया है, इसको स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था भी कहा गया है, तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा गया है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, एडोलेसेंस को स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की जो उम्र है ये किसने कहा, ये स्टेनले हॉल ने कहा था। स्टेनले हॉल कहते हैं कि जो किशोर अवस्था होती है वो स्ट्रेस और स्ट्रोम की अवस्था होती है, तनाव और तूफान की अवस्था होती है। यहाँ पर बच्चे को बहुत सारे क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। इस स्टेज में बच्चा इमोशनली भी अनस्टेबल होता है। इस स्टेज में बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यहाँ पर बच्चे में जो चेंजेस आएंगे वो हर तरह के चेंजेस आते हैं, चाहे हम फिजिकल की बात करें, शारीरिक रूप से भी बच्चे में चेंजेस आते हैं, कोग्निटिव रूप से भी बच्चे में चेंजेस आते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें, सोशल भी बच्चे में चेंजेस आते हैं, इमोशनल भी बच्चे में चेंजेस आते हैं, इमोशनल, मोरल और लैंग्वेज, हर तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे में होता है। मतलब इस स्टेज में बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा होता है, चहुमुखी विकास होता है। जैसे हम इन्फेंसी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो सबसे ज़्यादा हो रहा था, फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा था। फिर हमने अर्ली चाइल्डहुड में देखा, यहाँ पर बच्चे के भाषा का विकास और जो सोशल डेवलपमेंट था, लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड माना था अर्ली चाइल्डहुड को। लेटर चाइल्डहुड में आकर बच्चे का इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। मतलब यहाँ पर बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है और बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर बच्चा मूर्त वस्तुओं पर अपने जो थिंकिंग है, अपनी रीजनिंग है वो लगाना शुरू कर देता है। लेकिन जो एडोलेसेंस होती है, जो किशोर अवस्था होती है, यहाँ पर बच्चे में बहुत सारे फिजिकल चेंज भी होते हैं, कोग्निटिव भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, मोरल भी। यहाँ पर बच्चे में एकदम से बहुत सारे
सारे चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस को बच्चा अडेप्ट नहीं कर पाता है, बच्चे में समायोजन की कमी आ जाती है, बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता। इसीलिए इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की स्टेज कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो एडोलेसेंस है इसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसको कहते हैं एडोलेसियर। एडोलेसियर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, वृद्धि होना। ग्रो कहाँ तक होना है? टू मैच्योरिटी तक। अब ये जो मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी होती है अनफोल्डिंग द ट्रेट्स, जो हर एक मनुष्य में जन्मजात जो ट्रेट्स पाई जाती हैं उनकी अनफोल्डिंग होना ही मैच्योरिटी होती है। और एडोलेसेंस में जो मैच्योरिटी की शुरुआत है वो प्यूबरिटी से शुरू होती है। क्या होती है? प्यूबरिटी होती है। लास्ट स्टेज जब हम पढ़ रहे थे लेटर चाइल्डहुड, जब हमने देखा था कि वहाँ पर बच्चे में प्यूबरिटी है, प्यूबरिटी की एज है वो शुरू हो जाती है। प्यूबरिटी किसे बोलते हैं? जब बच्चा सेक्सुअली मैच्योर होना शुरू कर देता है, जहाँ पर बच्चे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, तो वो प्यूबरिटी होती है। गर्ल्स हैं वो 2 साल अहेड करती हैं बॉयज से। जो गर्ल्स में प्यूबरिटी की एज है वो 2 साल पहले आ जाती है और लड़कों में 2 साल बाद आती है। लड़कियों में अगर 10 ईयर में प्यूबरिटी आ जाती है तो बॉयज़ में 12 ईयर में प्यूबरिटी आती है। अब हम एक एक टाइप के डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बच्चे में फिजिकल चेंजेस किस तरह के आते हैं जब बच्चा एडोलेसेंस में होता है, जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है। यहाँ पर बच्चे की फिजिकल स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेटर चाइल्डहुड तक जब आप बच्चों को देखोगे तो देखकर हम बच्चों में डिफरेंस नहीं बता सकते कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन जब बच्चा एडोलेसेंस में आ जाता है तो उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो जाता है। फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होता है हार्मोन्स के कारण। हार्मोन्स हैं एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके कारण बच्चे का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट में, जो फिजिकल अपीयरेंस है इसमें बच्चा 2 तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है उसमें 2 तरह की कैरेक्टरिस्टिक आएंगी। पहली आती है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी आती है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक। प्राइमरी जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई होती हैं। और जो सेकेंडरी हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि बच्चे में प्यूबरिटी शुरू हो गई है, बच्चे में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई है, जैसे हमें उनके अपीयरेंस से पता चलता है। जैसे पता चलता है जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं उनके जो शोल्डर हैं वो चौड़े हो जाते हैं, जो बॉयज़ हैं उनकी मसल्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उसके अलावा बच्चों में जो बॉय होते हैं उनमें दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो हमें दिखने लगती हैं। और जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आती हैं ये मेनली आंतरिक होती हैं, इंटरनल होती हैं। जैसे गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना, ये क्या होती है? प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं बच्चों की सेक्सुअल मैच्योरिटी की। तो यहाँ पर बच्चों में सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो आना शुरू हो जाती है, परिपक्वता आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर बच्चे के फिजिकल चेंजेस इतने ड्रास्टिक चेंज आते हैं, इसीलिए इसको इन्फेंसी से भी कंपेयर किया गया है। इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, ये हम पढ़ चुके हैं। इन्फेंसी के साथ में इसे कंपेयर किया गया है कि इन्फेंसी की तरह ही बच्चे की बॉडी में बहुत सारे शारीरिक बदलाव आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, जिसको बच्चा बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में चला जाता है। इसीलिए स्टेनर हॉल ने इसे स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की स्टेज कहा था। फिर उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर बच्चे में स्ट्रेंथ है वो काफ़ी आ जाती है, वो लगभग एक वयस्क के जैसा दिखने लगता है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ हैं, दोनों में डिस्क्रिमिनेशन आप इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पर बच्चे की मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाती है, उनके बॉडी प्रोपोर्शन में चेंजेस आ जाते हैं, उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। बच्चे अपनी हाइट और वेट, लगभग जितनी बच्चे की हाइट बढ़नी होती है एडोलेसेंस में बच्चे की 18 वर्ष तक जितनी हाइट बढ़ जाती है उतनी ही बच्चे की हाइट है वो हमेशा रहने वाली है। 18 साल के बाद बच्चे की हाइट है वो बढ़ती भी नहीं है। और ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं ये किसके कारण आ रहे हैं? हार्मोन्स के कारण आ रहे हैं। हार्मोन्स है एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड में रिलीज होता है, जिसके कारण बच्चे की बॉडी में ये सब चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें
कोग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की। इस स्टेज में बच्चे का जो संज्ञान है वो फुल्ली डेवलप हो चुका होता है। जब हमने देखा था बच्चा इन्फेंसी में होता है तो वो इमिटेशन से सीखता है, नकल करके सीखता है। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आया तो वहाँ पर बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखा, रोट मेमोराइजेशन से सीखा, रट कर सीखा। फिर उसके बाद बच्चा जब लेटर चाइल्डहुड में आया तो उसने मूर्त वस्तुओं पर अपना लॉजिक लगाना शुरू कर दिया था, उसके विचारों में रिवर्सिबिलिटी आ गई थी, वो डिसेंट्रेशन करने लगा था। ये सब कैरेक्टरिस्टिक लेटर चाइल्डहुड की होती हैं। जब हम एडोलेसेंस की बात करें, एडोलेसेंस में जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे को अब मूर्त वस्तुओं की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर बच्चे की शुरू तो हो जाती है, मतलब अब बच्चे को अपने लॉजिक लगाने के लिए, अपनी थिंकिंग लगाने के लिए किन्हीं मूर्त वस्तुओं की ज़रूरत नहीं होती। अमूर्त वस्तुओं पर वो अपनी थिंकिंग लगा सकता है, वो अपनी लॉजिक लगा सकता है। यहाँ पर बच्चा हाइपोथेसिस बनाने लगता है, मतलब यहाँ पर बच्चा परिकल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है। जब बच्चे के सामने कोई भी एक प्रॉब्लम आती है तो वो एक हाइपोथेसिस बनाता है, एक परिकल्पना बनाता है कि इस तरह से मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूँ, और वो स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता है। हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन यहाँ पर करने लग जाता है। यहाँ पर बच्चा इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों प्रकार की रीजनिंग करने लग जाता है। यहाँ पर आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों प्रकार की रीजनिंग है वो बच्चे में शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है, बच्चा एग्जाम्पल से रूल की तरफ भी जा सकता है और रूल से एग्जाम्पल की तरफ भी आकर प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है। यहाँ पर बच्चा एक साइंटिस्ट की तरह सोचता है, यहाँ पर बच्चा एक वैज्ञानिक की तरफ सोचता है। जीन पियाजेट ने जो बच्चे होते हैं उनको लिटिल साइंटिस्ट कहा था कि वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे जैसे बच्चों में मैच्योरिटी आती है वो खुद ब खुद सीख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा था, लिटिल साइंटिस्ट कहा था। यहाँ पर बच्चा एक वैज्ञानिक की तरह सोचने लगता है। तो यहाँ पर बच्चे की जो थिंकिंग है, बच्चे के जो लॉजिक्स हैं वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, उनके जो लॉजिकल रीजनिंग है वो डेवलप हो जाती है। यहाँ पर बच्चे की जो वोकैब है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो बच्चा है उसके सोशल डेवलपमेंट की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें, तो यहाँ पर बच्चे का जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ता है। और जो सोशलाइजेशन के एजेंट लेटर चाइल्डहुड में हमने देखा था पेरेंट्स, टीचर और टीवी और मास मीडिया था, तो यहाँ पर बच्चे का जो सोशलाइजेशन के जो एजेंट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं, उसके पीयर्स होते हैं। कौन होते हैं, उसके पीयर्स होते हैं। पीयर्स ग्रुप उसका सोशलाइजेशन का एजेंट होता है। जो उसके सेम वयस्क ग्रुप के जो उसके मित्र होते हैं वही उसके सोशलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की ही सुनता है। यहाँ पर अपने जो फैमिली है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसको हम फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बोलें या फिर हम पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट बोलें। फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, यहाँ पर फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि कई बार बच्चों को ये फील कराया जाता है कि वो बड़ा हो गया है, और कई बार बच्चे को ये फील किया जाता है कि अभी वो उतना भी बड़ा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बच्चा कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ या मैं छोटा ही हूँ। तो इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंसी की मांग करता है। जब वो इंडिपेंडेंसी चाहता है और पेरेंट्स उतनी इंडिपेंडेंसी उसे नहीं देते हैं, उसके कारण बच्चे में यहाँ पर फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो यहाँ पर फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट होएंगी, टीचर से बच्चा दूर हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो पीयर ग्रुप करता है। फिर यहाँ पर टीवी और जो मास मीडिया है वो भी बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है। यहाँ पर बच्चा अपने एक हीरो चुन लेता है, यहाँ पर अपना एक रोल मॉडल चुन लेता है, वो उसी को कॉपी करता है। उसको कोई भी एक ऐसी पर्सनैलिटी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, किसी भी एक पर्सन को वो अपना एक आइडियल मान लेता है और वो उसी को कॉपी करता है, उसी को फॉलो करता है, उसी की जैसी वो ड्रेसिंग स्टाइल रखता है, उसी के तरह का वो हेयर स्टाइल रखेगा, सब कुछ वो उसको कॉपी करेगा। तो यहाँ पर वो अपने रोल मॉडल भी बना लेता है। यहाँ पर जो फ्रेंडशिप होती है वो परमानेंट होती है, वो लाइफ लॉन्ग होती है। यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है। बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन भी होता है। यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो दोनों
एक ही ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, गर्ल हैं वो बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं इस स्टेज में। इन्फेंसी में बच्चे के साथ कोई भी आ रहा था, उसे नहीं पता था कौन बॉय है कौन गर्ल है, उसे बॉय गर्ल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो वो दोनों साथ मिलकर खेलते हैं, वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेटर चाइल्डहुड में आकर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, बॉयज़ हैं वो बॉयज़ के साथ खेलते हैं, गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के साथ खेलती हैं। लेकिन जब बच्चा फिर से एडोलेसेंस में आता है तो फिर से बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनका दोनों का एक ग्रुप बन जाता है, वो दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन शो करते हैं। यहाँ पर मस्कुलाइन और फेमिनाइन रोल हैं बच्चे वो भी अचीव कर लेते हैं। मस्कुलाइन रोल्स होते हैं कि जो बॉय होता है उसको बड़े होकर किस तरह के काम करने हैं, उसे ऑफिस जाना है, उसे परिवार के लिए पैसा कमा के लाना है, उसे जो भी भारी भरकम काम है वो सारे करने हैं, तो यहाँ पर वो मस्कुलाइन रोल को अचीव कर लेता है। उसी तरह से गर्ल है वो फेमिनाइन रोल को अचीव करती है कि उसे बड़े होकर घर का खाना बनाना है, घर संभालना है, जो भी चीज़ें हैं सोसाइटी ने जो भी काम मेल और फीमेल के लिए बना रखे हैं, तो यहाँ पर एडोलेसेंस में आकर बच्चे में मस्कुलाइन और फेमिनाइन रोल हैं वो शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें मीडिया का भी हो गया, ओके, ये थे सोशल डेवलपमेंट के बारे में कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो पीयर्स का होता है। पीयर का इन्फ्लुएंस होने के कारण ही यहाँ पर बच्चा कई बार गलत रास्ते पर भी भटक जाता है। यहाँ पर अगर संगत अच्छी नहीं हुई, मान लीजिए एक ग्रुप में कुछ बच्चे हैं वो स्मोकिंग करते हैं, तो जो उनके ग्रुप में एक और बच्चा आया वो भी धीरे धीरे करके स्मोकिंग सीख जाता है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो जो उसके पीयर ग्रुप है वो यही बात करेगा, यार क्या हो जाएगा एक बार तू सिगरेट पी लेगा तो, क्या हो जाएगा एक बार तू ड्रिंक कर लेगा तो, हम भी तो सिगरेट पी रहे हैं, हम भी तो ड्रिंक कर रहे हैं तो तुम भी कर लो। ऐसे ऐसे करके वो बच्चा भी वही सब चीज़ें करने लग जाता है। तो जो ग्रुप है यहाँ पर बच्चे का किस तरह का ग्रुप है उसको बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है एज ए टीचर, एज ए पेरेंट। जब हमारे बच्चे एडोलेसेंस में होते हैं, जब बच्चे 12 से 18 साल की उम्र में होते हैं, ये बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड होता है बच्चे के डेवलपमेंट का। यही स्टेज होती है बच्चे की बनने की और बच्चे के बिगड़ने की। इस स्टेज में बच्चा डे ड्रीमिंग भी करता है। इस उम्र में बच्चा डे ड्रीमिंग करता है। डे ड्रीमिंग का मतलब क्या है? दिवा सपन देखता है। वो दिन में ही सपने देखता रहता है कि मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ऐसा बंगला होना चाहिए, मैं ऐसा बड़ा होकर मैं ये करूँगा, बड़ा होकर मैं वो करूँगा। तो डे ड्रीमिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी एडोलेसेंस में पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर बच्चा अपने व्यवसाय के बारे में भी शुरुआत सोचने की कर देता है। वोकेशनल जो उसकी थिंकिंग है वो भी शुरू हो जाती है कि उसे बड़े होकर किस तरह की जॉब करनी है, बिजनेस करना है, जॉब करना है या क्या करना है, वो अपने व्यवसाय के बारे में भी यहाँ पर सोचने लगता है। यहाँ पर हम बात करें बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट की, बच्चे के सांवेगिक विकास की, तो यहाँ पर जो बच्चे की इमोशंस हैं वो अनस्टेबल होते हैं। यहाँ पर बच्चा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम फेस करता है। हम बात कर रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशनल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर बच्चे के जो इमोशंस हैं वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। बच्चे के जो इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं। वो कब किस बात पर रोने लग जाए, कब किस बात पर गुस्सा हो जाए, कब किस बात पर मुंह फुला ले, तो ये सब नहीं पता होता है। यहाँ पर जो इमोशंस हैं वो बच्चे के अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल इमोशन होने के कारण उसको एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम आती है, उसको समायोजन में भी प्रॉब्लम आती है। वो जल्दी से समायोजित नहीं कर पाता है घर परिवार के साथ में। वो सिर्फ और सिर्फ अपने जिस ग्रुप का मेंबर है, अपने फ्रेंड सर्कल में वो एडजस्ट कर पाता है, लेकिन बाकी फैमिली, अपनी सोसाइटी, परिवार और क्लास में वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर बच्चे को एडजस्टमेंट से लेकर भी प्रॉब्लम आती हैं। यहाँ पर बच्चा समायोजन नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर बच्चा अपनी बॉडी के बारे में भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रखता है कि कहीं मैं मोटा तो नहीं दिख रहा हूँ, कहीं मैं ज़्यादा पतला तो नहीं दिख रहा हूँ, कहीं मैं ज़्यादा मोटा तो नहीं हो गया हूँ। इस उम्र में गर्ल्स हैं वो डाइटिंग पे आ जाती हैं, वो खाना पीना छोड़ देती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो मोटी हो रही हैं। उनको लगता है कि सभी का फोकस उन्हीं पर ही होता है। जो इमेजिनरी ऑडियंस हैं वो फेस करते हैं कि हर चीज़ का फोकस मैं ही हूँ। यहाँ पर जो इन्फेंसी में हम ईगोसेंट्रिक बिहेवियर की बात कर रहे थे, ईगोसेंट्रिज्म एडोलेसेंस में भी आता है, क्योंकि यहाँ पर जो गर्ल्स और
बॉयज़ होती हैं वो सोचते हैं कि वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सब उसे ही देख रहे हैं। वो अपनी बॉडी को लेकर भी कहीं मैं छोटी तो नहीं हूँ, छोटी होंगी। जो लड़कियां हाइट में कम होती हैं वो हील पहनना शुरू कर देती हैं, जो लड़कियां थोड़ी सी हेल्दी हो जाती हैं वो खाना खाना छोड़ देती हैं। मतलब चाहे वो बॉयज़ हों, बॉयज़ अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर कहीं मैं पतला तो नहीं हो गया हूँ, कहीं मैं ज़्यादा मोटा तो नहीं, ये सब चीज़ें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में ही देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बच्चा अपनी बॉडी को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोचता है। फिर उसके बाद अगर हम मोरलिटी की बात करें, अगर यहाँ पर हम मोरलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चा है बहुत ज़्यादा क्राइसिस को फेस करता है। इस उम्र को क्राइसिस की स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या सोचते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर हैं वो बन गए हैं, लेकिन उनमें कुछ चेंज होने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। जहाँ पर हमें लगता है कि इनमें चेंज करने की ज़रूरत है, वहाँ पर उनमें चेंज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बच्चे हैं वो बहुत सारे क्राइसिस को फेस करते हैं। उनको लगता है कि उन्हें कोई समझ नहीं रहा है। उनको कभी तो जो चाइल्ड होते हैं ना वो निर्भर होते हुए भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना चाहते हैं। देखिए इस स्टेज में बच्चे होते हैं वो हैं तो कंप्लीटली अपने माता पिता पे डिपेंडेंट, माता पिता ही उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों को लगता है कि उन्हें माता पिता की ज़्यादा सलाह की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, वो अपना काम खुद कर सकते हैं। वो माता पिता पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन फिर भी वो ये फील नहीं करते हैं कि वो माता पिता पर डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट फील करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे में बहुत सारे चेंजेस एक साथ आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो मोरल हो, चाहे वो इमोशनल हो, और बच्चा इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। इसीलिए इसको क्राइसिस की स्टेज कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे क्राइसिस को फेस करता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को फेस करता है। इस स्टेज में बच्चे को गाइडेंस और काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, बच्चे को प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिली, तो बच्चा कहीं ना कहीं भटक सकता है, और अगर वो इस स्टेज में एक बार भटक गया तो उसकी पूरी लाइफ है वो ऐसे ही जाती है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एडोलेसेंस की, किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमारा ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।